गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन प्रस्तावना को कंटिन्यू करेंगे और अभी तक हमने जो इसके बारे में चर्चा की है वह कुछ बेसिक टर्म्स की है कि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उत्पादन, उपभोग, इस तरह की बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की है। मैंने आपसे पहले ही दिन जब क्लास प्रारंभ हुई थी तो मेरा पहला प्रश्न था कि आप अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो यही इस बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, उससे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे या फायदे होंगे, वह किस प्रकार से हमें पूरे देश को या राष्ट्र को समझने में सहायता करता है। तो यही प्रश्न है हमारा कि आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। अर्थशास्त्र किस प्रकार अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। तो सबसे पहले जो मैं टर्म्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी ध्यान से समझेंगे। आप आंसर देख पा रहे हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं असीमित का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य है अर्थात हमारी आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं, समाप्त नहीं होती है। आप पापा से डिमांड करते हो कि पापा मुझे साइकिल दिला दो, बड़े होते हो पापा आप स्कूटी दिला दो, और बड़े होते हो पापा बाइक चाहिए। आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। फ़ोन, आपको पहले बेसिक फ़ोन चाहिए था, फिर स्मार्टफोन चाहिए, कल को अगर कोई अलग तरह का फ़ोन आ जाएगा आपको वो भी चाहिए। तो आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं, वह कभी ख़त्म नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से पहला जो है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि साधन सीमित हैं। जबकि क्या है, हमारे साधन सीमित हैं। साधन सीमित का अर्थ क्या है? मैं चाहता हूं मर्सिडीज लेना, क्या मैं ले सकता हूं? आप चाहते हो एप्पल का फ़ोन लेना, क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि साधन सीमित है। साधन यहाँ पर क्या है? रुपया, मनी। आपके पास लिमिटेड पैसा होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होती, लेकिन उसके पास साधन सीमित होते हैं। और इन्हीं साधन जो सीमित होते हैं उसके कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, हर एक वस्तु नहीं खरीद सकता। लेकिन वह क्या कर सकता है? वह जो उसकी ज़्यादा ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन्हें खरीद सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं लिखने, आपको प्रॉपर एग्जाम्पल बुक में मिलेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं इजी वे में बता रहा हूँ। आपके मामा जी घर पर आए और आपको 100 रुपये दे गए। जब कोई रिश्तेदार आता है तो पैसे मिलते हैं, तो मामा जी ने आपको 100 रुपये दे दिए। आप बड़े खुश। आपने कहा अब प्लानिंग चल रही है कि क्या खरीदा जाए इस 100 रुपये से। तो आपने प्लान किया कि चलो ठीक है, बड़े दिनों से चाउमीन नहीं खाई, तो आज तो चाउमीन खाऊंगा 50 रुपये की। और मेरा फ़ोन जो है उसका टेम्पर्ड ग्लास है वो भी ख़राब हो गया है, वो 50 रुपये का हो जाएगा। और मोबाइल का फ़ोन जो है उसका कवर भी ख़राब हो चुका है, तो कवर ख़रीद लूँगा 100 रुपये का। लेकिन आपकी आवश्यकताएं क्या है? बढ़ती जा रही हैं। 100 रुपये में ये कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। 5-6 काम आपने सोच लिए, लेकिन सारे काम तो आप कर नहीं सकते, सभी वस्तुएं आप खरीद नहीं सकते। तो क्या हुआ? आवश्यकताएं असीमित हो गई, लेकिन साधन क्या है? 100 रुपये, वो सीमित है। तो अब आप क्या करोगे? जो आपकी ज़्यादा ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जैसे कि आपको लगता है कि भाई फ़ोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 रुपये का, तो वही चढ़ाऊंगा। कवर इतना ज़रूरी नहीं, कवर बाद में ख़रीद लूँगा और 50 रुपये की चाउमीन खा लेता हूँ। तो आपने क्या किया? कवर को नहीं खरीदा, क्योंकि वो 100 रुपये का अगर आप कवर खरीद लोगे तो ना चाउमीन खा पाओगे और ना ही टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा पाओगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपने जो आपके सीमित साधन है उसके अंदर से चुनाव कर लिया कि करना तो आप चाहते हो 20 चीज़ें, लेकिन कर सकते हो उस साधन में 2-3 चीज़ें। तो आपने सिलेक्ट कर लिया इन 20 में से कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र की सहायता से हम अपनी सीमित संसाधनों को अधिकतम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो मैंने बताया, अर्थशास्त्री हमें मदद करती है कि हम किस कार्य को पहले करें
उन सीमित संसाधनों का प्रयोग कहाँ करें, किन वस्तुओं को खरीदने में करें, यह कौन बताता है हमें? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ चाउमीन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे देश की बात होती है और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सहायता करता है कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधनों का जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। अर्थशास्त्र हमें यह ज्ञान देता है कि हम इन सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। यह हमें ज्ञान देता है कि हम किस प्रकार से इन आवश्यकताओं को पूरा करें जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल जो कि इकोनॉमिक्स का प्रॉपर एग्जाम्पल है। हमारे देश में कोयला निकलता है। अब जो कोयला है वह सीमित है, ऐसा तो है नहीं कि निकालते जाएंगे और निकलता जाएगा, वो सीमित है, कभी ना कभी समाप्त होगा। तो सरकार के पास में क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि कोयला निकालने का कार्य सरकार करती है, भारत सरकार करती है। सरकार के पास पहला ऑप्शन है कि वह कोयला निकाल करके उससे ट्रेन चला सकती है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वह कोयला जला करके बिजली पैदा कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि कोयले से फैक्ट्रियां चला सकती हैं, फैक्ट्रियों में मशीनें कोयले से चलती हैं। चौथा ऑप्शन है कि कोयले से जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं या फिर घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंगीठी जलाने में, प्रेस करने के लिए जो होता है ना, कोयले वाली प्रेस होती है, वो करने में। तो 4 ऑप्शन है। अब हमारे क्या है, संसाधन है सीमित, लेकिन आवश्यकताएं कितनी हो गई? 4। तो इसमें से सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी है जिससे हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त हो? तो चारों आवश्यकताओं को देखते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, ट्रेन चलाना। भारत के अंदर अब कोयले से ट्रेन ना के बराबर चलती है। आसाम वगैरह में चलती है जहाँ पहाड़ी एरिया है, बाकी पूरे देश में कहीं पर भी कोयले से ट्रेन नहीं चलती है। उससे नुकसान भी है, पोल्यूशन होगा। और ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डीजल से ट्रेन चलाना और दूसरा है बिजली से ट्रेन चलाना। डीजल से भी पोल्यूशन होगा, बिजली से ट्रेन चलाने से पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए कोयले का इस्तेमाल ट्रेन चलाने में करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उससे पोल्यूशन भी होगा और हम ट्रेन को बिजली से चलाएंगे। दूसरा, कोयले से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। बिजली की आवश्यकता हमेशा हमें रहती है, चाहे वह घरों में हो, चाहे उद्योग धंधे में हो, फैक्ट्रियों में हो। तो हर एक कार्य को करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, आपके घर में टीवी फ्रिज चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। तो कोयला जला करके आप बिजली बना लो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उस बिजली से ट्रेन भी चला लो। तो देखो, ट्रेन का जो चलाने का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया कि कोयले से ट्रेन ना चला के कोयले से बिजली बनाओ। बिजली का इस्तेमाल ट्रेन चलाने में भी हो जाएगा, घरों में भी हो जाएगा, फैक्ट्री चलाने में भी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन करवा दिए। तीसरा ऑप्शन है कि कोयले का इस्तेमाल है जो हम फैक्ट्रियों को चलाने में करें, तो वो भी बेवकूफ़ी होगी। हम जब बिजली पैदा कर रहे हैं कोयले से, तो उस बिजली से फैक्ट्रियाँ चलाएंगे, क्यों हम सीधे कोयले से मशीनें चलाएंगे? और चौथा ऑप्शन, प्रेस करने में, अंगीठी चलाने में, तो वो भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम बिजली अगर पैदा कर देंगे तो हमारी प्रेस भी चल जाएगी और हमारे जो उपकरण है वो भी चल जाएंगे। गैस वगैरह भी जो हमारे आजकल बिजली के आ रहे हैं ना, वो हमारे इंडक्शन चूल्हा जैसे, तो वो सारा काम हमारा बिजली से हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। सबसे ज्यादा संतुष्टि किससे प्राप्त हो रही है? यदि हम कोयले से बिजली पैदा करें। तो अब क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। हमारे पास कोयले के इस्तेमाल तो बहुत है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, लेकिन साधन सीमित हैं, कोयला सीमित है। तो हमने अर्थशास्त्र ने हमें क्या ज्ञान दिया? जो मैंने ये बोला, ये अर्थशास्त्र है पूरा, कि अर्थशास्त्र ने हमें क्या ज्ञान दिया कि हमें कोयले से क्या काम करना है। तो कोयले से बिजली पैदा करो, उस बिजली पैदा करने से ट्रेन भी चलेंगी, फैक्ट्रियां भी चलेंगी, आपके घर में खाना भी पकेगा, सारे काम होंगे। तो हमें क्या मिलेगा? यदि हम कोयले से बिजली पैदा करेंगे तो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो यह सब कुछ कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। यही इस प्रश्न में था, मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। थ्योरी छोटी सी है, एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाता है तो आप कोयले वाला एग्जाम्पल दें, चाउमीन वाला एग्जाम्पल नहीं देना किसी को भी, ये याद रखेंगे।
कोयले वाला एग्जाम्पल, देश के बारे में एग्जाम्पल देना है। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, अर्थात वे दुर्लभ हैं। ये दुर्लभता क्या होती है? संसाधन सीमित हैं, सीमित का अर्थ है कम है। यदि कोई वस्तु की कमी है तो क्या होता है? वह वस्तु महंगी होती है। आज के समय में सोना क्यों महंगा है, हीरा क्यों महंगा है? क्योंकि यह कम मात्रा में उपलब्ध है। तो एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले थ्योरी देखते हैं। क्वेश्चन है दुर्लभता क्या है? तो दुर्लभता क्या होती है? किसी वस्तु का कम होना और उसको खरीदने वाले ज्यादा हैं लेकिन उसकी उपलब्धता कम है। तो देखेंगे आंसर। जब किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति से अधिक होती है तो वह वस्तु दुर्लभ कहलाती है। मांग का अर्थ होता है मांगने वाले, जो खरीदना चाहते हैं। तो क्या है? वस्तु की मांग उस पूर्ति से अधिक है। पूर्ति मतलब उपलब्धता। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। मांग ज्यादा का अर्थ है कि लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं। पूर्ति का अर्थ है कि वह उपलब्धता उसकी कम है। जैसे एक कहावत याद आती है मुझे, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु कम है लेकिन उसे खरीदने वाले, मांगने वाले ज्यादा हैं, तो वह क्या कहलाएगी? दुर्लभ। उदाहरण के लिए हीरा, सोना, कुछ भी हो सकता है ऐसी वस्तुएं। अब हीरा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कांच का टुकड़ा भी, अगर नकली जो हीरे होते हैं ना वो कांच के होते हैं, वो तो सस्ते मिल जाते हैं। हीरा महंगा मिलता है, दोनों चमकते हैं। क्यों? क्योंकि हीरा कम मात्रा में उपलब्ध होता है, सोना कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वह महंगा है। जो वस्तु दुर्लभ होगी वह महंगी होगी, उसकी कीमत अधिक होगी। तो यह तो है हमारा दुर्लभता। अब हमारा इकोनॉमिक्स का प्रॉपर चैप्टर शुरू होगा। अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग। अब आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम बुक कर रहे हैं वह कर रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। अब सांख्यिकी या स्टैट शॉर्ट में कहते हैं, ये होती क्या है इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है आंकड़े या समंक। डाटा क्या होते हैं? इंग्लिश में डाटा कहते हैं या डेटा भी कहते हैं। आंकड़े या समंक, दो नाम है इसके। आंकड़े, समंक, डेटा क्या होता है? मैं पहले पढ़ देता हूं डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा ही ज्यादा समझ में आता है इकोनॉमिक्स। आंकड़े, समंक तथ्यों के उस समूह को कहते हैं। याद रखना, समूह। आंकड़े, समंक तथ्यों के उस समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं तथा संख्याओं में व्यक्त होते हैं। किसमें व्यक्त होते हैं? संख्याओं में। जैसे कि अब एग्जाम्पल समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं, सभी स्टूडेंट से, 27 स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स में, मैं कहता हूं अपनी पॉकेट मनी बताइए। तो सभी ने अपनी पॉकेट मनी बताई डेली की। किसी ने 10 रुपये बोला, किसी ने 5 रुपये बोला, किसी ने 20 रुपये बोला, किसी ने 50 बोला, किसी ने बोला सर जी मिलती ही नहीं है डेली, कभी कभार मिलती है, 0 हो गया। तो ये सभी क्या है? संख्याओं में व्यक्त हो रहे हैं। संख्या में बताओगे ना, यह संख्याओं में है। दूसरा, ये समूह में है। समूह का अर्थ है, मैंने 27 बच्चों से पूछा है तो 27 बच्चों ने अपने पॉकेट मनी बताई है, इसलिए सभी को मिला के क्या बनता है? समूह। अगर मैं एक बच्चे से पूछता कि राजू आपकी पॉकेट मनी क्या है, वह कहता सर 10 रुपये, तो वह आंकड़े नहीं है। लेकिन अगर 5 बच्चों से पूछे और 5 बच्चों ने आंसर दिया तो वह आंकड़े हैं, क्योंकि वह समूह में है और दूसरा संख्याओं में व्यक्त है। ठीक है, जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अनेक कारण कैसे? आपके पापा की सैलरी बढ़ गई, आपके पापा ने आपको ज्यादा पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हो 10 रुपये, हो सकता है पापा की सैलरी बढ़ गई, अगले महीने से वो आपको 50 रुपये देना शुरू कर दें। तो अनेक कारणों से चेंज हो सकते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वह कहलाते हैं हमारे आंकड़े, जिन्हें समंक कहते हैं या इंग्लिश में डेटा कहते हैं। ठीक है।